नमस्कार। इस कोरोना की महामारी में सबसे ज़्यादा यदि कुछ तकलीफ देखी जा रही है तो वो है श्वास कष्ट। ऐसा नहीं कि कोरोना के कारण ही श्वास कष्ट शुरू हुआ हो, पहले भी हम लोग यदि जनरल प्रैक्टिस में देखते हैं तो हमें बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की एक लिस्ट मिलती है। यदि हम बात करें एक्यूट राइनाइटिस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, खांसी एकदम तेज खांसी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, बरसों से खांसी चली आ रही, ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन हुआ, निमोनिया जहाँ एल्वेलाई बिल्कुल साथ छोड़ने वाली है, ट्यूबरक्लोसिस, एक ज़माने में तो ये महामारी थी, आज जैसे कोरोना महामारी है, एक युग में ट्यूबरक्लोसिस भी वैसी ही महामारी थी जैसी आज कोरोना। आज तो हम लोग सक्षम हैं कि कोरोना से डील कर रहे हैं, लेकिन उस समय का हमारा समाज सक्षम भी नहीं था जो ये यक्ष्मा से उतना लड़ पाता। ब्रोंकियल अस्थमा, बोलते हैं दमादम के साथ जाता है, कितना कष्टकर रोग है। हम रेस्पिरेटरी चीज़ों को शुरू में बड़ा हल्का लेते हैं, ये सब रोग आदमी को तड़पाते हैं। ऑक्सीजन की शरीर में कमी होती है, हीमोग्लोबिन कमज़ोर हो जाता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन के ऊपर है तो वो हर धातु कमज़ोर हो जाती है। इसका मतलब जो प्राणवायु है वो हमारे शरीर में धीरे धीरे कम होने लगती है और हमें श्वास के कष्ट महसूस होने लगते हैं। आयुर्वेद शुरू से डील करता है, ऐसा नहीं है कि अभी 10-20 सालों में ही ये कोरोना आया है या पहले खांसी सर्दी नहीं होती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कास हमारे यहाँ रोग है, कसनात इति कासा, जो कांसे के बर्तन की तरह आवाज़ करता था इसलिए उसका कांसा हुआ। कास में हमारे यहाँ सितोपलादी चूर्ण बच्चों से लेकर बड़े तक को बड़ा इफेक्टिव है। वासा है, वासा तो मॉडर्न दवाइयों में भी यूज होती है, हर फार्माकोपिया में वासा है। घोजिब्वादी क्वाथ है, झंडू का जैब्स सिरप है। या हम शास्त्रीय दवाइयों की बात करें तो शास्त्रीय दवाइयों में खांसी के लिए 3 तरह की प्रकृतियों की 3 अलग अलग दवाइयाँ हैं। यदि वो वात प्रकृति का आदमी है, चंचल है, तो बेहोशादी बटी। यदि वो कफ प्रकृति का आदमी है तो उसके लिए हमको खजरादी बटी, और यदि वो पित्त प्रकृति का आदमी है तो मध्यष्टादी बटी। ऐसे तीनों प्रकृतियों के लिए अलग अलग दवाइयाँ हम लोगों के यहाँ मौजूद हैं। हम देखते हैं कि सांस कष्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि गले में कफ अटक जाता है। वो कफ कई चेष्टाओं से नहीं निकलता, मात्र इसके लिए कई एक्सपेक्टोरेंट आयुर्वेद में मौजूद है। टंकण भस्म एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक है आयुर्वेद का। तालीसादी चूर्ण, ये भी 3 से 5 ग्राम 3 बार लिया जा सकता है और बहुत अच्छा एक्सपेक्टोरेंट है। यह वासा मैंने कहा एडाटोडा वासिका, तो वासावले जो है वो वासावले भी तो आराम से लिया जा सकता है यदि किसी को खांसी हो रही है तो। कफ सिरप भी बहुत हैं, कनका सब भी है, वो अलग है, आ रहा हूँ मैं उस पर। यदि मैं ब्रोंकाइटिस की बात करूँ तो लघुमालिनी वसंत मेरे यहाँ ड्रग ऑफ चॉइस है। लवंगादी वटी या लवंगादी चूर्ण तो है ही, ये किसी न किसी आयुर्वेद के विशेषज्ञ से सलाह लेके आप लोग तुरंत शुरू कर सकते हैं। 64 प्रहर पिपली चूर्ण, ये भी एक शहद के साथ लेने वाली बहुत ही अच्छी दवा है। ट्यूबरक्लोसिस की यदि मैं बात करूं तो इसे राज रोग कहा है। 27 नक्षत्रों के पति चंद्रमा को ये रोग हुआ तो सोम रोग भी इसे कहा। यक्ष्मा, राजयक्ष्मा इसके नाम, लेकिन हमारे यहाँ दवाइयाँ भी इसके लिए बहुत अच्छी हैं और रिसर्च प्रूव्ड हो चुकी हैं कि हाँ ये रिकवरी को तुरंत स्पीड अप करती हैं, पेसअप करती हैं, जिससे मरीज जल्दी से जल्दी ठीक होता है रसायन के रूप में। राजमृगांक रस ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्यूबरक्लोसिस। स्वर्ण मालिनी बसंत, षटपुती अब्रक भस्म, मुक्ता पंचामृत, मोती से बना हुआ मुक्ता प्रवाल, शंख, कपर्दिका, वराटिका, सभी चीज़ें इसमें। शिलाजत्वादि लौह, ये सब चीज़ें
आपकी राज्य यक्षमा में या ट्यूबरक्लोसिस में बहुत ही ज़्यादा फायदा देने वाली है। और तो और यदि हम एलोपैथी दवाइयों के साथ अकेला पिपली का चूर्ण बना चालू करते हैं तो उससे स्पीडी रिकवरी होती है, ये प्रूव है। सर्दी खांसी जुकाम, सर्दी जुकाम में खांसी की तो बात मैं कर चुका हूँ। हमारे यहाँ हिंगलेश्वर रस है, त्रिभुवन कीर्ति है, लक्ष्मी विलास रस है, त्रिशून है, इतनी सारी दवाइयाँ आयुर्वेद में मौजूद हैं और हर प्रकृति की सर्दी के लिए अलग अलग मौजूद हैं। कृपया किसी विशेषज्ञ से मिलकर, और पुरानी सर्दी हो या नई सर्दी, आराम से आयुर्वेद का चिकित्सा आप शुरू करा सकेंगे। अब सर्दी की उपेक्षा आपने की, बहुत दिनों से सर्दी रही, तो निश्चित बात है कि नज़ला आपको हो जाएगा। पीनस कहते हैं या उसको साइनोसाइटिस कहते हैं, या डॉक्टरों की भाषा में साइनस कहते हैं उसको। वो तभी होता है जनरली जब या तो सेप्टम डिस्टर्ब्ड हो फिजियोलॉजी वो एनाटॉमिकली, और या जनरली आपकी उपेक्षा से होता है जब आप सर्दी की बहुत दिनों तक उपेक्षा करते। उसके लिए 10 मूल रसायन भी है, कनका सब भी है, षड़बिंदु तेल भी है, कितने सारे योग हैं हमारे यहाँ। सर्दी खांसी अस्थमा कफ किसी भी रोग में रोग का बल, रोगी का बल, ये सब का ध्यान रखते हुए वैद्य जो फॉर्मूला बना के, योग बना के आपको देता है, वो निश्चय ही उसकी युक्ति से बहुत श्रेष्ठ है। सितोपलादि चूर्ण पित्तज कास के लिए, कर्पूरादि चूर्ण कफज कास के लिए, तालिसादि चूर्ण वातज कास के लिए, चतुष्षष्ठ पिपली, श्रृंग्यादि चूर्ण, यष्टि मधु, कटफलादि, भगोत्तर, कितने सारे योग में बोलूं, कितने सारे योग बोलूं कि बस मेरा मानना ये है, ये योग मेरे बोलने से भी आपको याद रहने वाले नहीं है। तो इनकी लिस्ट एक सुना के मैं आपको केवल संतुष्ट नहीं करना चाहता। यदि आप इस तरह की किसी व्याधि से पीड़ित हैं, और तो और ऐसी ही नहीं, सीरियस जिसमें ग्रंथियां हो जाती हैं, ग्लैंड्स हो जाती हैं, ग्लैंड्स के लिए मेरे यहाँ ड्रग ऑफ चॉइस है आपका कांचनार गुगुलू। जहाँ जहाँ ग्लैंड्स लंग्स में हो, ओवरी में हो, कहीं भी यदि वो ग्लैंड्स हो जाती हैं तो उसके लिए कांचनार गुगुलू ड्रग ऑफ चॉइस है। उसे 2 से 6 महीना लेने में ये सब चीज़ें कम होती जाती हैं। यदि कफ और ब्रोंकियल अस्थमा है तो जैसा मैंने बोला, कनका सब है, वास का सब है, वासा का, कनका सब है धतूरे का, वासादि काढ़ा है। यदि एलर्जिक है, क्रोनिक साइनोसाइटिस, तो ये भल्ला तका सब बड़ा काम आता है। और यदि मैं बात करूं चटनियों की, हलवे की, जैम्स की, तो यदि कफ है या खून भी निकल रहा है तो वासावले या वासा घृत आपको काम करता है। यदि क्रोनिक कफ है तो कंटकारी का अवले आपके काम करता है। यदि आपको कफ है, सर्दी खांसी हुई है, तो अदरक का अवले आपका काम करता है। च्यवनप्राश तो है ही, अगस्त हरित की रसायन है ही, कितने रसायनों की मैं बात करूं। कटफलादि चूर्ण, तालिसादि चूर्ण, दाणिमादि चूर्ण में इतने चूर्ण बता चुका। लवंगादि वटी, एलादि वटी, चितोपलादि वटी, ये भी बोल चुका। द्राक्षा साहब, पुनर्नवा, कितनी चीज़ें हैं आयुर्वेद में, कृपा करके। इसीलिए आयुर्वेदिक विशेषज्ञ के पास जरूर जाएं। एक भंडार है, चाहे वो जैम्स हों, चाहे वो चटनियाँ हों, चाहे वो चूर्ण हों, चाहे कैप्सूल्स हों, योग हों, इतने तेल हैं, इतने योग हैं, इतने कंपाउंड हैं कि आप रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से कम अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। कुछ रोग ठीक होते हैं, लेकिन दमा या अस्थमा ठीक होने वाला रोग नहीं है। ये याप्य व्याधि बताया है, ये जब तक आदमी जिंदा रहता है तब तक आदमी का चलता है। तो इसीलिए जो याप्य व्याधियाँ हैं उनके लिए कोई ओवर क्लेम भी यदि करता है तो वो गलती है। और यदि जो ठीक हो जाने वाली साध्य व्याधियाँ हैं या कष्ट साध्य व्याधियाँ हैं, उनके लिए आयुर्वेद का आपको जरूर इलाज कराना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।